पहले मैं आज की जो हमारी मेहमान है सर्वप्रिया सांगवान, इनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सर्वप्रिया सांगवान को जानते हैं, उनको परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं इनका परिचय आपके सामने रख रही हूँ। सर्वप्रिया सांगवान मूलतः रोहतक से हैं। BDS किया था, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए 2011 में NDTV से जर्नलिज्म में मास्टर्स करी, डिप्लोमा किया और उसके बाद LLB किया। इस पढ़ाई के बाद 2011 में NDTV में ज्वाइन करती हैं और जो प्राइम टाइम रवीश कुमार प्रस्तुत करते हैं उसमें रिसर्चर, प्रोड्यूसर, मतलब इंटर्न से शुरू होके और एंकर तक समटाइम्स आपने काम किया 6 साल तक, 2011 से लेकर 2017 तक। 2017 में सर्वप्रिया ने एक और स्टेप लिया और BBC पहुंच गई। BBC न्यूज में अभी सर्वप्रिया डिजिटल वीडियो एडिटर हैं। भारत की 6 भारतीय भाषाओं के लिए BBC जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको देखती हैं, उसकी एडिटर। और उपलब्धियां इतनी सारी हैं कि मैं पढ़ती जा रही थी और खत्म नहीं हो रही थी। इतनी सारी उपलब्धियां इतनी छोटी उम्र में, मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है। कुछ एक अवार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ इनके काम को जानने के लिए, और इनकी जो अभी काम के लिए जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप समझ पाएंगे। 2019 में रेड इंक अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। 2020 में प्रेस्टिजियस रामनाथ गोयनका अवार्ड, बहुत ही सम्मानित जो है ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। 2021 में BBC इंडियन लैंग्वेजेस में जो विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है उसमें आपके कंट्रीब्यूशन के लिए फंक्शन हुआ था, उसमें अवार्ड दिया गया। IMC दिल्ली के एलुमनाई एसोसिएशन ने इनको सम्मानित किया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। और लेटेस्ट जो मैं देख रही थी, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड्स, जो कि मतलब जिनके बारे में हमें बात करते हुए जो उनका कंट्रीब्यूशन था वही इतना बड़ा है, उन जर्नलिज्म अवार्ड्स का मिलना आपकी जो पत्रकारिता की जर्नी है उसको दिखाता है, आपकी मेहनत को इतनी कम उम्र में दिखाता है। आपसे मैं जो बेसिकली शुरुआत करना चाहूंगी वो 2025 से और 2011, मतलब बैकवर्ड चलेंगे। मैं 2025 में जो आपका है वहां से आपसे सवाल पूछना शुरू करूंगी और उसके बाद हम जाएंगे। आपको जो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड मिलता है वो द लास्ट मैन जो आपने सीरीज करी है उसके लिए मिला है। तो इस सीरीज में आप जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, जो वंचित लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, वो महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बहुत अलग अलग जगहों पे लोगों से आप बात करती हैं। और उसमें जो महात्मा गांधी जी का एक वो ताबीज, जो जंतर या उनकी जो सार्वजनिक नीति है, उसमें जो बात कहते हैं उस बात को आप पूरे हिंदुस्तान में लेके जाती हैं और उनकी कहानियों को दिखाती हैं। और उन कहानियों को बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया गया पूरे मीडिया के क्षेत्र में भी और साधारण लोगों ने भी। तो आप उसके बारे में, उस कहानी के बारे में हमें बताइए, द लास्ट मैन। पहले तो सबको नमस्ते, राम राम। और कविता जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना सब कुछ बता दिया और बहुत ही एम्बैरेसिंग सा लग रहा था मुझे, बट थैंक यू सो मच। उम्र मेरी कम लगती है, ऐसा है नहीं, तो वो भी मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है। तो द लास्ट मैन एक लोकसभा इलेक्शन से पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सोचा था, क्योंकि मैंने 2014 के इलेक्शन में कवर किया था, 2019 का भी किया था, 2024 में भी करना था। और सच बात यह है कि मुझे मेरे आसपास के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो उस खेमे के भी हैं जो शायद सरकार के थोड़ा एंटी भी रहते हैं, सब लोग आसपास का जो माहौल था, मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग बड़े निराश हैं। उनको लगता है कि शायद देश बहुत ही अलग दिशा में जा चुका है और अब कुछ बचा नहीं है, सब नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये इलेक्शन कवरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है 2024 का। और
मैं अपने स्कूल के दिनों में जब हमारी एनसीईआरटी की किताबें थी, उन एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत ही पहले पन्ने पर होता था गांधी जी का जंतर। और गांधी जी का जंतर ये था कि जब भी आप किसी दुविधा में हैं, जब भी आपको लगे कि ये जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही है या नहीं, तो सबसे पहले अपने उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आप सबसे ज़्यादा रिसोर्सलेस या गरीब या कोई ऐसा व्यक्ति आपने कभी देखा हो, उसका चेहरा याद करिए और फिर सोचिए कि जो भी कदम आप उठाने जा रहे हैं वो उसके लिए क्या लेकर आएगा, उसके लिए कुछ फायदेमंद होगा कि नहीं। ये वो जंगल था और पता नहीं क्यों स्कूल टाइम से वो दिमाग में हमेशा रहा मेरे। और मैं थोड़ा सा गांधीवादी हूँ, मतलब मैं उनसे काफ़ी प्रेरित रहती हूँ। तो जब मुझे भी लगा कि मुझे इलेक्शन कवर करना है और ऐसे मीडिया, ऐसे लैंडस्केप जो हो गया हमारे देश में कि मतलब आप इतना सैचुरेटेड है, आपको लगता है कि क्या कर लेंगे हम इलेक्शन में, क्या दिखा लेंगे लोगों को जो लोगों को नहीं पता है, या हम क्या इलेक्शन को डिफरेंट तरीके से कर लेंगे। तब मेरे भी दिमाग में वही आया, उसी व्यक्ति का चेहरा मेरे दिमाग में आया जो मैंने सबसे रिसोर्सलेस व्यक्ति देखा था। और मुझे लगा कि जो भी मैं कवरेज करने जा रही हूँ क्या ये उसके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं। और इसी तरह से वो पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ द लास्ट मैन, कि वो आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति वही लास्ट मैन है। और मैंने वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली, इन सब जगहों से कवरेज की। वो बस उस 40 दिन की कवरेज थी। 40 दिन बहुत ही ऐसी जगह थे जहाँ पे मतलब हमें लगता महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे दो जगह ज़्यादातर मीडिया के लोग वहाँ जाते हैं। हमें लगा कि नहीं, बुल्ढाना, जालना ऐसी जगह पे पहुँच गए। कोई तैयारी बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने पहले से नहीं की थी, मैं रैंडम चीज़ जगह चुनी थी, रैंडमली जाकर जो मुझे दिखेगा, जो मुझे लगेगा उसको बस एक वीव करते जाना है और वो होता चला गया। तो दिस इज हाउ इट बिकेम दिस 8-part सीरीज, 8 एपिसोड्स की मिनी डॉक्यूमेंट्रीज। आप इसमें एक जो मीडिया में बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है उसकी अवधारणा को भी स्पष्ट करती हैं, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। और जब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक न्यूज़पेपर चलाया था मराठी में, मूक नायक, उससे भी इंस्पायर्ड है और उनके काम से भी है। और इसको बहुत समझाया जाता है जर्नलिज्म की क्लासों में कि कैसे जो लोग वंचित हैं उनको भी आवाज़ देने का काम मीडिया करता है। तो आप इस फ्रेज को जब आपने एक अलग तरीके से समझाया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस कवरेज के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई वॉइसलेस होता ही नहीं है। हमको उन वॉइसेस तक पहुंचने की जरूरत होती है, हम पहुंचते नहीं हैं एज मीडिया पर्सन, इसलिए हमको लग रहा है हम पूरे रिप्रेजेंटेटिव बन जाना चाह रहे थे, हम उनकी वॉइस है। नहीं, हम उनकी वॉइस नहीं है, सबके पास अपनी आवाज़ है। आप उनको मंच दीजिए, अपना उनको माइक दीजिए, वो बात करेंगे। तो मेरी सोच ये है उस बारे में, आई एम नॉट वॉइस ऑफ वॉइसेस, आई एम द माइक ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल, दोज हू हैव वॉइस, एवरीबॉडी हैज वॉइस। इवन जो डेफ लोग हैं, जो बधिर लोग होते हैं, मैंने उनसे भी बात की इसी 8 पार्ट की सीरीज में। एक पूरा एपिसोड इसी पर है, जो बधिर लोगों से, वो इलेक्शन कवरेज में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसको उस वीडियो में दिखाया है। और अमेजिंग है, अगर आप देख पाए कभी तो आपको सच में पता चलेगा कि जो बोल नहीं सकते उनके पास भी आवाज़ है और वो कितना अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, बिकॉज देयर इज नो बडी हू इज वॉइसलेस। क्योंकि ये आपका सबसे महत्वपूर्ण और इस समय का काम है, मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी हम थोड़ा सा इसको जो नारी विमर्श की बातें हैं उनकी तरफ ले जाते हैं। आप एक जगह पर सेवियर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उद्धारकर्ता के मोड में जब लोग आ जाते हैं, और आपने लिखा हुआ है मुद्दों से हमेशा एंटरटेनमेंट जीत जाता है। अगर आप किसी से हक मांगोगे तो तुरंत सब चिढ़ जाएंगे, आप बुरे इंसान बन जाएंगे उनकी नजरों में। सबको दान देना पसंद है, हक देना नहीं। तो महिलाओं के संदर्भ में इस बात को आप पूरी ऑडियंस को पूरी व्याख्या के साथ बताइए। जी, यही एक एक्चुअली मुझे ऐसा लगा, या जो अब तक मेरी जितनी जर्नी है, मुझे लगता है हमारे आसपास आप सब भी नोट करते होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से जाकर कहेंगे कि ये छुट्टी मेरा हक है, या ये सैलरी मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मैं कानून करता हूँ, तो कुछ चिढ़ मच जाएगी, राइट। अगर आप उसके पास जाके हाथ जोड़कर बोलोगे कि सर कुछ देख लीजिए, तो मेरे घर में ये है, आप देख
लीजिए आप ही सबसे ऊपर हैं, आप ही बहुत बड़े हैं, आपको तब आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा वो देना, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे बराबरी हो, वट तो महिलाओं के लिए अगर आप बराबरी आप हक से मांगे कि मुझे भी बराबरी चाहिए, तो आप तुरंत एक आप ऐसी महिला बन जाते हैं कि यार ये तो पागल है, ये तो क्या है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, इसका दिमाग खराब है, ये तो डिप्रेशन हो गया इसको, ऐसी चीजें लोग करते बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप बहुत ही शायद आप मांगोगे नहीं हमको चाहिए या नहीं चाहिए, बोलेंगे भी नहीं, लेकिन कोई आपको खुद देने आ जाएगा और आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे इस बात के लिए कि थैंक यू आपने हमको ये चीज़ दी या ये बराबरी दी, तो उसकी नज़र में फिर आप लगे कि हाँ मतलब मैंने कुछ किया, सेवियर मैं सेवियर हूँ, मैं वही वॉइसलेस का वॉइस हूँ, वो सारा सेवियर कॉम्प्लेक्स बहुत सारे लोगों को, तो महिलाओं में भी होता है और आदमियों में भी होता है दैट सेवियर कॉम्प्लेक्स। तो जो सब व्यक्ति अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं वो तुरंत समानता के अधिकार को भूल जाते हैं। बिल्कुल, और ये कई बार ऐसे भी होता है आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जैसे आप सक्सेसफुल हो गए हैं या आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, उस टाइम में थोड़ा दरिया दिल हो जाते हैं और आपका जो क्रिटिकल जो सेंस है ना चीज़ों को देखने का, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। आप अगर मेडल जीत ले आएंगे, सारे लोग आपको बैठा के आपको सम्मान दे रहे, सब कुछ आप कहेंगे नहीं बहुत कुछ अच्छा है, मेरे प्रदेश को बहुत अच्छा है, और प्रदेश अच्छा ही है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ जो क्रिटिकल जो चीज़ें रहती हैं आप उसको थोड़ा सा उसका सेंस कमज़ोर हो जाता है। तो वो ये आप मतलब मेरा जो पैमाना है किसी को भी, किसी व्यक्ति को या किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति को जज करने का, वो ये नहीं है कि वो मेरे साथ कैसा है, मेरा पैमाना है कि वो सबके साथ कैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम जब जज करते हैं कि यार वो वैसे है लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, मेरा तो उसने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सामने दूसरे लोगों के साथ जो बहुत ही बदतमीज इंसान है या बहुत ही कम्युनिस्ट या कम्युनल इंसान है या कास्टिस्ट इंसान है, इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा पैमाना वो है कि मैं, क्योंकि अगर वो जैसा सबके साथ है एक दिन वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो एज अ जर्नलिस्ट मैं इसको पूरा कॉन्शियस इस चीज़ को लेके कि वो मेरा जो क्रिटिकल सेंस है चीज़ों को देखने का वो कमज़ोर ना पड़े इस वजह से कि हाँ क्योंकि मुझे तो मिल गया, मैं तो खुश हूँ, मेरे लिए तो बहुत कुछ हो गया अपने जीवन में। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा राजनीतिक लग सकता है। आपने महिला पहलवानों को कवर किया जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और उससे पहले आपने उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे साक्षी मलिक है, गिरीश फोगाट है, मनु भाकर है, सबकी अचीवमेंट्स के बाद में उनको कवर किया, सब बहुत खुश थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एक समस्या समाज के देश के सामने रखी, तो फिर उनके लिए जो दुनिया बदल गई, उनके लिए अपना देश जो बदल गया, उस जर्नी को आपने कैसे देखा? जो अभी मैंने जो जवाब दिया उसका भी जवाब इसी में ही है कि जो जैसा अगर इस देश का जो भी माहौल, इस समाज का जो भी माहौल होगा, जो है, जो कल्चर है, वो एक दिन आपके साथ भी वही व्यवहार करेगा जैसा है। आप उस टाइम शायद आप खुश होंगे कि आज हम सब सरापों पर बैठा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने हक की बात कहने जा रहे हो या जिस दिन आपने ऐसी नागवार बात कह दी जो दूसरे लोगों को नहीं पसंद आ रही है या उनके मानसिकता या उनकी सोच या उनकी जो वो सोच रहे हैं बायसेस पे अटैक कर रही है वो चीज़, उस दिन आप उनकी नज़रों में गिर जाते हैं, आप सड़कों पे घसीटे जाते हैं। यही जो चीज़ है वही मेरा जवाब है कि इसे आपको वो जज नहीं करना चाहिए कि आपको क्या मिल गया, हमेशा जज करें कि आपके आसपास, आपके समाज में, आपके देश में क्या माहौल है, उससे आपको जज करना चाहिए, क्योंकि वही एक दिन आपके साथ भी वही व्यवहार होने वाला है। इसी दौरान इसी के संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ, बहुत सी महिला पत्रकार आपसे बहुत सीनियर भी हैं, बहुत काम कर रही हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं जो किसी भी संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी होती हैं। जब इस तरह का कोई भी मुद्दा आता है तो उनका व्यवहार अक्सर मठाधीशों जैसा हो जाता है। क्या ऐसी चीज है जो उनको ऐसे बदल देती है कि वो अपने ही मुद्दों को, अपनी ही यात्रा को, अपनी ही पीड़ा को भूल जाती हैं दूसरों के संदर्भ में? पावर करप्शन, और भी थोड़ी पहले मैंने किसी का ये पढ़ा था कि एक्चुअली पावर करप्ट लोगों को नहीं अट्रैक्ट करती है, पावर उन लोगों को इनवाइट करती है जिनमें पोटेंशियल है करप्ट होने का, जिनका वो एम्बिशन, ओवर एम्बिशन है चीज़ों को पाने का, कहीं किसी पोजीशन पे पहुंच जाने का, या उनके इनसिक्योरिटीज बहुत है लाइफ में कि
हमें शायद किसी ने ऐसे ट्रीट किया, हम ये बन जाएंगे तो फिर हम औरों को ऐसे ट्रीट करेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जो जीवन में आपने फील किया है, जो जो चीज़ें आपने झेली हैं, वो किसी और को ना झेलनी पड़े। लेकिन पावर करप्ट वही उसका एक इशू। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इंसाइट नहीं है कि हम सब जानते हैं कि हाँ, जब आप पावरफुल पोजीशन पर होते हैं तो आपका अप्रोच डिफरेंट हो जाता है, आपकी सोच अलग होने लग जाती है और आप डरने लगते हैं कि कहीं वो पावर आपसे छिन ना जाए, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर ये तब क्या होगा। ये बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक चीज़ें हैं। इसीलिए बहुत इस तरह की जो ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन्हीं का फ़ायदा बहुत सारे पॉलिटिशियंस उठाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ का, कि अगर आपको डर लगता है कि ये अगर हम बहुसंख्यक ना रहे तो, है ना, ये एक इनसिक्योरिटी है कि अगर हम माइनॉरिटी हो गए तो हमारे साथ क्या होगा, या हमारे उसी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा तो पॉलिटिशियन उठाते हैं। मुझे लगता है पावर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मठाधीशी आ जाती है, और वो बहुत डरपोक लोग होते हैं। मुझे लगता है लोग उनसे बहुत डरपोक हो जाते हैं, जो एकदम साहसी होंगे, जिनके पास जब कुछ अभाव होता है, आपके पास कुछ नहीं होता, कुछ खोने के लिए नहीं होता, बहुत साहसी होते हैं आप भिड़ भी जाते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ आ जाता है, खास करके पावर, तब आप डरपोक हो जाते हैं। फिर आपको लगता है छिन गया तो क्या होगा, और मैं रेलिवेंट ना रहूँ तो, बहुत सारे पत्रकारों को भी लगता होगा ऐसे, इसलिए बेंट हो जाते हैं लोग। उनको लगता है कि अगर इतने सारे लोग जो मुझे पूछ रहे हैं, आज जो मंत्री मुझे बुला के चाय पिलाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स मुझे हाथ जोड़ते हैं, और सब, अगर ये मैंने ये चीज़ नहीं की तो ये सब चला जाए, मैं रेलिवेंट नहीं रहूँगा, लोग मुझे पूछेंगे नहीं। मेरे ख्याल से अगर इस तरह का, अगर आपको इनसिक्योरिटी है तो इस तरह की पोजीशन पे आना ही नहीं चाहिए, है ना, आप छोड़ दीजिए। या फिर आपको बहुत कॉन्शियसली आगे बढ़ना चाहिए, देख के कि इन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं कि एक दिन ये नहीं रहेगा। कोई कहीं पहुंच जाता है लेकिन भीतर की स्पष्टता नहीं होती है। इस बारे में भी आप बात करते हैं तो एक शब्द जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। ये जो रिपोर्टिंग में, ये जो कहानी कहने में, आप रोजमर्रा अपने न्यूज रूम में जो विवेक का इस्तेमाल होता है, उसकी कुछ कहानियां बताइए कि कई स्टोरीज में आपके सामने कुछ इस तरह की बातें आई होंगी। कुछ लोग आपको पुश करना चाहते हैं किसी डायरेक्शन में, आपको फर्म रहना पड़ता है, अपनी एक पोजीशन भी जर्नलिस्ट लेनी पड़ती है, उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, स्पष्टता, क्लैरिटी, और वो कमिटमेंट से आता है। वो कमिटमेंट, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, दीज 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बहुत ही मेरे ख्याल से अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही अलग है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग बहुत कम लोगों में देखते हैं। क्लैरिटी क्या है, आप हो डिग्री, मैं डेंटिस्ट थी और मैंने अपनी डिग्री खत्म करके बाई चांस मैं जर्नलिज्म में आ गई, डिप्लोमा किया और सब किया। तो अब भी मुझे अपने को ये याद दिलाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। अब मैं एडिटर के पद पे हूँ, अच्छी पोजीशन पर हूँ, BBC एक पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि अच्छा भारतीय भाषाओं की जो वीडियो एडिटर आप हैं तो मेरा एजेंडा आप चलाती हैं, बोले जी वो एजेंडा मैं ही चलाती हूँ, मतलब मजाक में होने का। लेकिन तो अब जब आप हैं तो वो ईजी है चीज़ों को, उस कमिटमेंट को थोड़ा सा भूल जाना है, क्लैरिटी का थोड़ा सा शीट में पड़ जाना। लेकिन ये क्लैरिटी, कन्विक्शन जो आपका है चीज़ों को लेके, जो भी आपने सीखा, लर्न जो चीज़ें की हैं लाइफ में, वही। और आई थिंक वो एज अ वुमेन और हरियाणवी वुमेन होने की वजह से भी वो काफ़ी आसान है। जिसने जो अभाव देखा है, उस अभाव, उसका अभाव उसका मोटिवेशन होता है। अगर आपने कभी नहीं देखा है, आपके अंदर क्लैरिटी, वो सब चीज़ें आ ही नहीं सकती, कमिटमेंट आ ही नहीं सकता है। आज़ादी का अभाव आपने देखा है, गैर बराबरी का अभाव, मतलब गैर बराबरी आपने देखी है, चीज़ों के लिए तरसना आपने देखा है, भूख आपने देखी है, गर्मी सर्दी ये सब आपने देखा है। तो मेरे ख्याल से तब आप अगर एक संवेदनशील इंसान है तो आप ये समझते हैं दूसरे व्यक्ति की भूख क्या होती है, दूसरे व्यक्ति जब सर्दी में मरता है तो कैसा लगता है, जब उसको अभाव होता है तो उसको आज़ादी नहीं होती है तो कैसा लगता है, बोलने का हक आपको नहीं होता तो कैसा होता है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक मुझे बोलना ही नहीं आता था। एक्चुअली मैंने अपनी भी आवाज़ जर्नलिज्म में पाई है, मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता। तो मैं स्टेज पे ऐसे नहीं बैठ के बात नहीं कर सकती थी, माइक नहीं पकड़ सकती थी, मुझे नहीं मालूम था कि बोलना क्या होता है। तो एक्चुअली जब मुझे मालूम है कि ये नहीं बोलना और अंदर चीज़ों को पायलट करना, जो चीज़ आप फील करते हो वो नहीं बोलना क्या होता है, इसीलिए मैं उसकी
इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि आपके हाथ में सिर्फ माइक होता है और आपको बोलना आता है। और जिन लोगों को डेमोक्रेसी नहीं मतलब उनको नहीं मिली है, उनको नसीब नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र हो उसको नहीं कर पा रहे, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, हम उनके डंडे चलते हैं सब, तो मुझे समझ आती है वो चीज़, उससे आप कनेक्ट करते हो। जैसे एक लड़की के नाते मुझे हमेशा बताया गया कि ये तुमको करना है, इसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप किसी दलित बूढ़े को ज़मीन पर बैठे देखते हैं और उसको वो नॉर्मल लगता है, तो मुझे लगता है कि यार ये इसको पूरी ज़िंदगी यही बताया है कि तेरे लिए नॉर्मल यही है, ऊपर नहीं बैठ सकता, तो बराबर नहीं कर सकता। तो आप अपने लिव्ड एक्सपीरियंस को, मैं नहीं हूँ दलित, लेकिन आप अपने एक महिला को कुछ चीज़ें तो मैंने वो एक क्या कहते हैं ना वो कुछ चीज़ें आप ओवरलैप होती हैं, कुछ चीज़ें सेम उसमें होती है, इंटरसेक्शनैलिटी, वो तो हमने भी देखा है ना, उसको तो आप देख सकते हो। तो दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट योर लिव्ड एक्सपीरियंस विद ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी या सब कम्युनिटीज़ के साथ। वहाँ से है तो क्लैरिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने पूरी जर्नी ये देखी है ना, आपने काम ऐसे इस तरह से किया है। और यस, वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज। मुझे लगता है कि हाँ, ये जो इनसिक्योरिटी है पावर खो जाने की, मिलने की या इररिलेवेंट हो जाने की, क्योंकि मैं जब इलेक्शन में कवरेज करने जा रही थी तो मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते थे कि तुम्हें इंटरव्यूज करने चाहिए, इस मंत्री का लगा देते हैं, उसका कर दो, इसका कर दो। मुझे लेकिन मेरा कमिटमेंट था, कन्विक्शन था कि मुझे यही करना है लास्ट में। और मुझे नहीं पता था कि ये हिट होगा, इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि कौन देखेगा, पर ये था कि करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इंटरव्यूज करने ही नहीं, मुझे सिर्फ यही करना है। उसके बाद जब आपकी नीयत ठीक होती है तो मेरे ख्याल से भगवान भी आपका साथ देता है, और उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि शायद वो मैं प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कर लेती तो भी नहीं होता। जब मैंने आपका ये देखा तो मुझे पी साईनाथ की बुक है एवरीबडी लव्स अ गुड रॉड, और वो जो उस इशू को उठाते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, विदर्भ में किसानों ने की, कोई रिपोर्ट करने नहीं गया उनको, और एक फैशन शो होता है दिल्ली में और वहाँ पूरी भीड़ पहुँच जाती है। तो आपने अपने लिए जो निष्कार किया कि ये तो मतलब वाकई कमेंडेबल है। मैं अपने विद्यार्थियों के लिए आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत बार हम इनको मौका देते हैं बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, सोचने का, कहने का चीज़ें, लेकिन वो जो उनका एक दायरा है उससे बाहर आना नहीं चाहते। उनके अंदर बहुत कहानियां भरी पड़ी हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। आप क्योंकि आपके मेंटर रवीश कुमार रहे हैं और उनकी बुक है बोलना ही है, तो उसके बारे में कुछ इन विद्यार्थियों को समझा सको कि ये बोलना क्यों जरूरी है, ये अंदर घुटना क्यों खतरनाक है। क्योंकि मैं समझ रही हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि एक वो घुटन हमेशा मैंने बहुत लंबे समय तक महसूस किया, और जब मैं जर्नलिज्म में आई तभी मुझे अपनी आवाज़ मिली कि क्यों, और तब मुझे समझ भी आया कि बोलना क्यों ज़रूरी है। मैं हमेशा ये विश्वास करती हूँ कि जो बदलाव है वो क्रांति से नहीं आता है, वो बहुत ही धीरे से आता है। जैसे धरती अपनी दूरी पर घूमती रहती है और हमें पता नहीं चलता है वो, लेकिन वो चेंज हो रहा है, दिन रात बदल रहे हैं, महीने भी बदल रहे हैं, मौसम भी बदल रहे हैं, तो वो चेंज वैसे ही आता है। और शायद हमारे लिए जब लोगों ने बोला होगा, बहुत सारी महिलाओं के लिए बोला होगा, तो आज हम यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं, ठीक है। अम्बेडकर ने बोला होगा तो आज ये सब लोग बात कर पा रहे हैं। इतने दलितों का उत्थान हुआ उसकी वजह से, और उनको देखकर उन्हें कितनी हिम्मत मिलती है, और हर घर में वो फोटो जब देखता है, तो वो मेरा विश्वास है कि जब आप और लोगों ने हमारे जब बात की है तब हम इस जगह पर पहुंचे हैं। तो आज हम अगर नहीं बात करेंगे तो इस सोसाइटी को हम आगे नहीं लेके जा पाएंगे। आप अपने आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए भी या अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी आप क्या क्या कर रहे हैं। नुकसान है बोलने के, बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे आपको झेलना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लोगों क्वेश्चन भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ कोई नहीं हो सकती है, फीलिंग कोई नहीं हो सकती है जब आप बेखौफ बोल सकते हैं। कभी कभी मुझे अमेरिका के लिए ऐसा फील होता है जब वहाँ के लोग कुछ भी बोल देते हैं अपने नेताओं को, उनके बारे में, और नॉर्मल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठ के मुझे ऐसा लगता है, और एज ए जर्नलिस्ट तो बहुत ज़्यादा, कि यार ये तो कुछ अलग ही सब चीज़ें हैं। यूके में आप सोचिए कि मैं उस चीज़ को भी देखती हूँ जो कितनी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं। यूके में क्या, अगर
प्रधानमंत्री को कोई आदमी सुना रहा है, बुरा बुरा बोले जा रहा है, अरे आप तो पागल हो, आप तो ये हो, आप तो वो है, वो सुन रहे हैं और वो उस वीडियो को बनवा के अपने खुद ही डाल रहे हैं। उस वीडियो को वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जताना चाहते हो कितने डेमोक्रेटिक है। उनकी सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है, उसका इशू है, ठीक है। तो अगर वो खुद ही ये बता रहे हैं कि देखो मैं कितना डेमोक्रेटिक हूँ, मैं लोग भी सुन रहा हूँ, वो मेरे को काट रहे हैं और ऐसा, क्या हमारे यहाँ पे संभव है? आप हाथ तक मिलाने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगी मैंने आप मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने हाथ मिला लिया राहुल गांधी से या नरेंद्र मोदी का हाथ टच हो गया तो आप धोएंगे नहीं 4 दिन। लोगों का ऐसा नेताओं के प्रति उनको इतना वो होता है भगवान श्री का। लेकिन तो चाल तुम्हें भूल गई। आपने जवाब दे दिया। जब आप ये बात बता रहे थे, मैं तो आपसे यही पूछना चाह रही थी कि बोलना क्यों जरूरी है आप हमारे विद्यार्थियों को समझा पाए। मुझे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ध्यान आ गया, जो इंडिया का पिछले कई सालों से काफी पीछे है। तो आप रिपोर्ट करते हैं, आपको सच्चाई ढूंढनी है कहानी की, आपके पास सच्चाई है, क्या आप हमेशा उसको कह पाते हो? और कई बार क्या होता है कि आप सच्चाई ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको बहुत मैनिपुलेटिव लोग मिलते हैं पॉलिटिकल स्फीयर्स में, खास तौर पे। तो उन सारों के बीच में जो सच को कहने की कहानी है वो क्या है? हाँ, मुझे लग रहा है कि सच मतलब इतना इजी नहीं है। आपको बहुत एविडेंस चाहिए होता है, आपको बहुत चीज़ें उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। सच बोलना कभी भी आसान नहीं होता है। कभी सोसाइटी को पसंद नहीं आता है, कभी भक्तों को पसंद नहीं आता है, कभी नेताओं को पसंद नहीं आता है। ये तो हमेशा ही एक इशू है। और एज और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, वो अपने आप ही वो एक सिम्टम आपको दिखा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी कोशिश हम सब करते हैं, कई लोग हैं जो करते हैं, सब नहीं करते, लेकिन अपनी थोड़ी थोड़ी कोशिश में वो कर देते हैं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी फैकल्टी सुन रहे हैं, सब लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कमिटमेंट के लिए जीते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो 100 करोड़ में भी नहीं बिकते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, उनके लिए अपना ज़मीर बहुत बड़ी चीज़ होता है। भगवान ने ऐसे लोग बनाए हैं और वो रहते हैं, है ना। तो वो लोग हैं और वो लोग बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जेल भी जाने को तैयार हैं और हैं वो जेल जाएंगे, उनको कोई इशू नहीं है कि नहीं अगर हम क्या होगा, हम जेल चले जाएंगे, ये होगा, ये बहुत, क्योंकि पास कुछ बैकअप भी नहीं है जीवन में कि कोई वकील भी उनको लड़ने आ जाएगा, और वो भी जाने को तैयार है। तो उन लोगों को फिर आप देखते हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत हिम्मत की चीज़ होती है कि नहीं यार ये भी तो है ना। और कई बार ऐसे मौके आए हैं, मतलब अब वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें देख के अपने फेलो जर्नलिस्ट को देखकर रोना आ गया कि यहाँ पर हम किसी की फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं, वो व्यक्ति बाहर खड़ा होकर लाइव कर रहा है अपने फ़ोन से, और डेमोक्रेसी के जो अटैक हो रहा है, इतनी बड़ी जो चीज़ हुई है उसके ऊपर लाइव काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहे हैं। और उसने मुझे इतना परेशान कर दिया उस चीज़ ने कि मतलब सुबह 5 बजे उठे, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी, और अगले दिन बोली है। और मैं उस दिन पूरा दिन संडे काम करती रही और हमने वो जल्दी काम किया, जल्दी रिसर्च किया, स्क्रिप्ट लिखी, चेक किया, रिकॉर्ड किया, चले उठ गया और बहुत अच्छा था। लेकिन उस गिफ्ट से इतना आज़ाद हुई ना मैं कि मुझे तो लगा कि नहीं, तो जिस दिन आप ही ढीले पड़ते तो कोई और भी तो खड़ा है ना आपको दिखाने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। और कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं, जब वो और भी ढीला पड़ा तो हम कुछ बीच में ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे हम लोगों का जो सच बोलने की जो जर्नी है वो चल जाती है। पर हाँ, सच बोलना आसान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम ही सच्चे हैं या हर बारी सच बोला जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ मतलब एविडेंस नहीं है आपके पास बहुत सारी चीज़ों में, आप नहीं बता सकते हैं क्या है आपके पास मुझे कहने का, वो नहीं कह पाते कई बार। तो जर्नलिस्ट के नाते आपके एथिक्स भी बीच में आ जाते हैं कि एथिकल जर्नलिज्म भी तो करना जरूरी है ना। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपने जो मुंह में आया बोल दिया, चाहे आपको पता भी है वो सच है, पर आपको अपनी बात रखने के लिए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पर जब इन स्थितियों में आप एक खबर पढ़ते हैं कि पुलित्जर प्राइज विनिंग लास्ट क्वेश्चन
एक पुलित्जर प्राइज विनर जर्नलिस्ट हैं सना इरशाद मट्टू। उनकी एक खबर आती है कि उनको JNK में जो रिपोर्टिंग करी उसके लिए उनको बाहर ट्रैवल का उनका परमिशन जो है वो रद्द हो गया। तो जब इस तरह की खबरें देखती हैं आप, तो आपकी जो एक बतौर जर्नलिस्ट काम करने की जो ताकत है अंदर, वो किस तरह से अफेक्ट करती है? बिल्कुल, वो मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, कई चीज़ें आपको अफेक्ट ऐसी करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं कर रही है। मतलब बाकी तो रील देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, IPL देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यार ये क्या, कैसी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी है, बाकी लोगों के लिए नहीं बड़ी है, और वो अफेक्ट करती हैं आपको कि ये सब चीज़ें हो क्या रही है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, लॉयर है, लॉयर अपनी प्रैक्टिस करता है, जर्नलिस्ट भी अपनी प्रैक्टिस करता है, और आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी, इन चीज़ों से निकल के आपको अपना सेनिटी लानी पड़ेगी, हिम्मत लानी पड़ेगी, हौसला रखना पड़ेगा। तो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं अपने मेंटर को उसको पूरी तरह से क्रेडिट देती हूँ, रवीश जी को, कि वो हमें अफेक्ट करती है लेकिन हम फिर से उठ खड़े होते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा भी था, जब उनको मैक्स ऐसे अवार्ड मिला था, कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ो। कुछ चीज़ें बस, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप मैदान में कोई खड़ा था, है ना। तो हम मैदान में खड़े हैं, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि जब हम मैदान में खड़े हैं तब ये हालत है, जिस दिन हम भी नहीं होंगे तो क्या होगा। तो वो चीज़ है जो आपको चलाए रखती है कि कोई बात नहीं, अंधेरा माना आकाश में अंधेरा दिना है, लेकिन वही है ना कि जलाना कब बना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।